की खोज पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 अंतिम दौर 1। तो पहला टॉपिक है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। तो यहाँ पे नेहरू जी हमें बताना जा रहे हैं कि भारत पहले भी विदेशियों द्वारा जीता जा चुका था, लेकिन अब जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बना तो वह अंग्रेजी शासन की इच्छा अनुसार चलने लगा। और जो भारत है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारतवासियों के लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। अब भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन जो आक्रमणकारी आए थे भारत में, जैसे यहाँ पे अफ़गान आए थे, मुग़ल आए थे, वो भारत के होके रह गए और भारत ने कभी भी अपनी स्वाधीनता नहीं खोई। तो जो भी बाहर से आक्रमणकारी आए थे वो यहाँ पर बस गए और यहाँ के होके रह गए, और साथ ही उन लोगों ने यहाँ के विकास के लिए राजनीतिक आर्थिक बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने भारत को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे शासन किया भारत में, और साथ ही यहाँ के लोगों का खूब शारीरिक और मानसिक शोषण किया। और उनका लक्ष्य था स्वयं के लिए पूंजीवादी व्यवस्था तैयार करना, बाजार तैयार करना। अब उस समय सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन जो परिवर्तन हो रहे थे वह स्वाभाविक नहीं थे, और भारतीय समाज के पूर्व आर्थिक और संरचनात्मक घटना का क्या हो रहा था, विघटन हो रहा था। वह सब टूट रहा था, भारत का सामाजिक और संरचनात्मक ढांचा। अब यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके भारत में लाद दिया गया था। अब भारत में वो लोग ज़बरदस्ती भारतवासियों पर ऐसे नियम और कानून लाद रहे थे अंग्रेज, जो यहाँ के लोग बिना इच्छा के उन कानूनों को यहाँ के लोग स्वीकार कर रहे थे और उनको नियमों का पालन करना ही पड़ता था। अब जो भारत का शासन था वो क्या था, एक विदेशी सरकार कर रही थी। भारत के बाहर से भारत का शासन हो रहा था, और ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर भारत पुछल्ला बन गया था। अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने अंग्रेजी नमूने के अनुसार यहाँ पर बड़े जमींदार पैदा किए। जैसे उनके देश में बड़े बड़े खेती का ठेका जमींदार लेते थे, वैसे ही यहाँ पे उन लोगों ने कुछ लोगों को जमींदार बनाया, और किसानों से वो लोग बड़ी संख्या में कर वसूल करते थे। अब इसका एक लक्ष्य था अंग्रेज़ों का कि वो लगान की शक्ल में भारत के किसानों से और भारत के लोगों से अधिक रुपया वो जल्दी इकट्ठा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे वर्ग अर्थात जमींदार वर्ग को पैदा किया जो उनसे अलग नहीं था, और वो उनसे चाहकर भी अलग नहीं हो सकता था। वह था जमींदार वर्ग। अब जो ब्रिटिश शासन था इस समय अपने को सुदृढ़ करने में तुला हुआ था। उसने जो भी व्यवस्था चलाई, जैसे उसने यहाँ पर जमींदार बनाए, महकमों में यहाँ पे पटवारी रखे, गांव में मुखिया रखे, और जिन भी कर्मचारियों की उन्होंने नियुक्ति करी वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करी। और उस समय में सरकार को उन्होंने दो खास महकमों अर्थात दो खास हिस्सों में बांट दिया। एक था मालगुजारी करने वाला और दूसरे थे पुलिस वाले। अब इन दोनों के ऊपर एक ज़िले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो कि शासन की धुरी होता था। जैसा कि आजकल आप लोग देखते हो, ज़िले में एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे एसडीएम होता है, तो और उसके नीचे अन्य कर्मचारी काम करते हैं। तो वही व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने शुरू करी थी वह हम आज भी चलाते आ रहे हैं। अब जो अंग्रेज़ों का समय था उस समय भारत में उन लोगों ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डों की तरह उन्होंने भारत का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा जो इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी भारत को ही उठाना पड़ता था, जो भारत के लोग कर के रूप में भुगतान करते थे राशि का। अब इस राशि को अर्थात इस पैसे को वो लोग कैपिटेशन चार्ज कहते थे, जो भारत के लोगों को देना पड़ता था। अब उसके बाद जो भारत है वह ब्रिटेन का पूरा खर्चा उठा रहा था। अब जो 19वीं शताब्दी है इसके दौरान भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी पैदा हुई थी, और भारत के लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोध जाग उठा था।
अब फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने श्रेष्ठता प्राप्त करी। अब यहाँ पे ऐसा था कि भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे और वो आपसी फूट की वजह से अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा रहे थे और भारतवासियों की कमज़ोरी से वो लाभ उठाकर अपनी क्षमता को वो लोग बढ़ा रहे थे। अब अंग्रेज़ों ने एक नीति शुरू करी थी जिसे हम डिवाइड एंड रूल या फूट करो राज करो की नीति थी, जिससे उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी समय तक राज्य किया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राजा राम मोहन राय। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब एक बड़े शिक्षाविद हुए भारत में जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। अब जो व्यक्तिगत रूप से है, अंग्रेजों ने शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे उनको पैदा किया और पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने के लिए इन लोगों ने, जो अंग्रेज़ों में ही शिक्षाविद थे, प्राच्य विद्याशास्त्री थे, इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब अंग्रेज़ों के लिए एक मजबूरी हो गई थी कि भारतीयों को प्रशिक्षित करना था, शिक्षा देना, क्योंकि वह उससे अपने शासन को चला रही थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को उन लोगों ने प्रशिक्षित किया और उनको क्लर्क इत्यादि बनाया। लेकिन अंग्रेज़ों के समय पे एक व्यवस्था यह होती थी कि ऊंचे पदों पर हमेशा अंग्रेज ही काम करते थे। जो छोटे पद होते थे उसमें वो भारतीयों को रखते थे। ऊंचे पद भारतीयों को बहुत ही कम प्रदान किए जाते थे या नहीं किए जाते थे। अब इसके बाद जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने भारत में बहुत सारे काम किए। वो 18वीं शताब्दी में एक अत्यंत क्या थे, बंगाल के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और वे एक नए ढंग से सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने प्राचीन और नवीनता का मेल उनकी विचारधारा में था। साथ ही वे संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे विद्वान थे। और राजा राम मोहन राय ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे और उन्होंने एक सुसंस्कृत वर्ग पर अपना प्रभाव डाला। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति के स्रोतों की खोज करने के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्राहिमी भाषा सीखी थी और पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों की ओर भी वो आकर्षित हुए। इसके साथ ही जो राजा राम मोहन राय थे वह एक कुशल दार्शनिक, विद्वत्तापूर्ण व्यक्ति थे और जिनकी रुचि साहित्य में भी थी और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने के लिए वो दुनिया के सबसे पहले उत्साही व्यक्ति थे। और जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने बहुत से गवर्नर जनरल से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया था भारतीयों के। और सबसे बड़ा काम क्या किया था राजा राम मोहन राय ने, वो क्या थे, एक समाज सुधारक थे। उन्होंने उन पर इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ा और ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो बाह्य आडंबर हैं, कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ही सारे प्रयास किए और भारतवासियों को इनसे मुक्त कराने का उन्होंने प्रयास किया। अब जो राजा राम मोहन राय थे वो एक अच्छे पत्रकार भी थे और वो पत्रकारों के प्रवर्तक थे और उन्होंने 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने जब कई अखबार निकाले थे तो राजा राम मोहन राय ने जो अखबार का संपादन किया था उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की कड़ी आलोचना करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। अब जो पहला भारतीय अखबार निकला था उसका स्वामित्व भारतीयों के पास ही था और 1818 में एक अंग्रेजी अखबार भी निकला था। अब इसी प्रकार जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने बहुत ही सारे कार्य किए एक पत्रकार के रूप में और उन्होंने अपनी पत्रकारिता का अधिकतर उपयोग अंग्रेज़ों के कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए किया था। अब किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले अब जो पत्र थे, उनके पत्र पत्रिका वो राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा निकाले गए पहले पत्र थे। अब इसके बाद एक के बाद अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में अखबार और पत्रिकाएं निकालने का कार्य बड़ी तेज़ी से होने लगा। अब जो राजा राम मोहन राय थे उनका पत्रकारिता के साथ गहरा संबंध था। उन्होंने सुधारवादी आंदोलनों से वो जुड़े रहते थे, साथ ही समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण
कोण कट्टर वर्ग के लोगों को वो नापसंद करते थे और उनका वो काफ़ी विरोध करते थे। और राजा राममोहन राय के समर्थकों में टैगोर परिवार भी था और जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो राजा राममोहन राय हैं वो दिल्ली के सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज की क्लास में आपने जाना किस प्रकार जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित किया और अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत अंग्रेज़ों का एक पुछल्ला बनकर रह गया। साथ ही राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के बारे में भी आपने जाना। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।